हमारा जो ये सप्ताह चल रहा है, ये सप्ताह द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत चल रहा है, चूंकि इसके ऊपर आज हमारा छठा दिन है इस सब्जेक्ट के वेबिनार के ऊपर। तो छठे दिन हम आज ये देखेंगे कि जो हमारा ये एक्ट है वो चैप्टर 5 के अंदर क्या कहता है। चैप्टर 5 जो है बेसिकली इसका आखिरी चैप्टर है, और आखिरी चैप्टर में बहुत सारी पावर्स के बारे में डिस्कशन किया गया है इसके अंदर, तो जो कि सेक्शन 19 से लेके सेक्शन 31 तक मेंशन है। सर्वप्रथम मैं आप अपने साथियों को ये बताना चाहूंगा कि इसके अंदर ये मेंशन है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर जो कि सरकारी मुलाजिम है, किसी नौकरी पेशे में है, और यदि वह अपना सर्विसेज देते समय यदि उसके ऊपर इस एक्ट के तहत अभियोजन या फिर मुकदमा चलाया जाता है, तो यदि वह सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पहले रिमूव किया जाएगा उसकी सर्विस से, फिर उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। यदि वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको रिमूव किया जाएगा, फिर उसके ऊपर अभियोजन चलाया जाएगा या मुकदमा चलाया जाएगा, और फिर उसके बाद यदि कोई व्यक्ति किसी और अथॉरिटी से बिलोंग करता है तो उस अथॉरिटी के द्वारा उसका रिमूवल किया जाएगा, उसकी सर्विस का टर्मिनेशन नहीं किया जाएगा। टर्मिनेशन जब तक नहीं किया जाएगा, टर्मिनेशन का मतलब अगर सभी आप समझते हैं तो टर्मिनेशन जब तक नहीं किया जा सकता जब तक किसी को किसी भी ऑफेंस के अंदर, किसी भी अपराध के अंदर दोषी करार नहीं दे दिया जाता। तो ट्रायल का तो मतलब ही होता है कि कोर्ट ये डिसाइड करेगी ड्यूरिंग द ट्रायल, और जो उस दौरान जब गवाहियां होंगी जिसे हम ट्रायल के नाम से जानते हैं या अभियोजन के नाम से जानते हैं, तो जब कोर्ट ये डिसाइड कर देती है, माननीय न्यायालय यह डिसाइड कर देता है कि आपने जुर्म किया है, तब उसकी सर्विस को टर्मिनेट किया जाता है, तब उसे सस्पेंड ही रखा जाएगा या सस्पेंशन ही किया जाएगा। तो इस बारे में इस एक्ट के अंदर बताया गया। उसके आगे जब हम देखते हैं तो वो एक्ट ये बताता है कि जो जिस व्यक्ति के ऊपर अभियोजन चलाया जा रहा है, मतलब जो इसके अंदर एक्यूज है, उस व्यक्ति की गवाही भी इस केस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको पूरे राइट है, पूरे अधिकार है कि वो अपनी गवाही कर सकता है। और इसके साथ साथ उस व्यक्ति को, एक्यूज को, यह पूरा अधिकार है कि वह अपने विटनेस लेके आ सकता है, उनसे कोई सवाल, यदि कोई सामने वाला विटनेस प्रोसिक्यूशन का विटनेस है तो उससे कोई सवाल कर सकता है या अपना पूरा पक्ष रख सकता है, यह पूरा अधिकार है। और अपनी गवाही में या किसी फिजिकल गवाही को लेके आना चाहता है, कोई ऐसा एविडेंस है जिसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना मैंडेटरी है, तो वो उसको लेके आ सकता है। और यदि किसी गवाह को, मौखिक गवाह को लेके आना है तो वो ऐसे ला सकता है। तो ये जो इसको पावर्स दी गई है वो एक्यूज को दी गई हैं इस एक्ट के तहत, वह भी अपने मुकदमे को इस तरीके से परस्यू कर सकता है। और हमारी जो सीआरपीसी है, जैसे कि आप सभी हमारे साथी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो कानून व्यवस्था जो चलाई जाती है उसके अंदर जो पावर्स हैं, जजेस के अपॉइंटमेंट हैं, और जो डेफिनेशंस हैं जजेस की पावर्स हैं, लाइक समन हो गया, ट्रायल हो गया, या फिर चार्ज हो गया, या फिर एप्लीकेशन हो गई, तो ये सब के बारे में अगर मैं ये कहूं, एक सेकेंड में थोड़ा स्टॉप करना चाहूंगा। हनुमंत जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया आप अपना वीडियो ऑफ कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब, जैसे कि सीआरपीसी मैंने बताया कि जो ट्रायल जो चलाया जाता है, जो मुकदमा चलाया जाता है, जो कार्रवाई की जाती है कोर्ट की, वह सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत की जाती है। उसके अंदर जो लॉ मेंशन है उसके तहत की जाती है, उसके अंदर जो पावर्स मेंशन है उसके तहत की जा सकती है और की जाती है। तो जहां पर कि इस एक्ट के बारे में स्पेसिफिकली कोई पावर इस एक्ट में जज साहब को नहीं दी गई है, वहां पर उसकी वो सारी पावर सीआरपीसी की उनको मिल जाती है, और वो इस एक्ट के अंदर मेंशन है कि वहां की सारी पावर्स का ये जज साहब इस्तेमाल करेंगे। वैशाली पाठक, सुन पा रहे हैं मुझे? धन्यवाद अपना माइक ऑफ करने के लिए। अब
हमारे पास जैसा हमने, यदि हमारे कोई साथी लीगल प्रोफेशन से हैं और यदि किसी व्यक्ति ने कभी कोई ट्रायल फेस किया है या किसी को देखा है, तो मेरे साथी ये जानते होंगे या नहीं जानते तो मैं बता दूं कि कोर्ट जब भी कोई मुकदमा सुनती है तो सर्वप्रथम वह यह डिसाइड करती है कि कौन सी धाराओं के ऊपर उसको मुकदमा सुनना है या सजा करनी है या बरी करना है, तो यह सर्वप्रथम कोर्ट डिसाइड करती है। तो इसके अंदर भी, एक्ट के अंदर भी यही मेंशन है कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऑफेंस आता है, किसी को अपराधी बना के लेके आया जाता है, मुलजिम बना के एजेंसीज के द्वारा लेके आया जाता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाएगा, जिसे हम नॉर्मल भाषा में चार्ज कहते हैं। चार्ज फ्रेम किया जाएगा माननीय न्यायालय के द्वारा कि किस धारा के अंतर्गत इसमें मुकदमा चलाया जाना चाहिए, और फिर उसके बाद कोर्ट ट्रायल करेगी और उसे डिसाइड करेगी। एक बहुत बड़ी बात है, जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि हमारी जो मिलिट्री है, इंडियन नेवी हो गई, इंडियन आर्मी हो गई, हमारी इंडियन मिलिट्री हो गई, या फिर कोस्ट गार्ड हो गए, या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई, तो इन सब संस्थाओं को इस एक्ट से अलग रखा गया है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि जैसे आर्मी के अंदर अपने खुद के उनके रूल है कि यदि किसी को कोई मिसकंडक्ट होता है, उनका कुछ होता है, तो वहां पर उनके खुद के रूल हैं और वहां पर उनके लिए ट्रायल चलाया जाता है। और आर्मी में, एयरफोर्स में की तो अपनी खुद की पुलिस भी होती है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, उसको इस सेक्शन, मतलब इस धारा से या इस एक्ट से बिल्कुल अलग रखा गया है। ऐसे व्यक्ति जो इन सेवाओं को देते हैं या जहां नौकरी करते हैं, उनको, जैसे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, हमारा आर्मी एक्ट हो गया, और कोस्ट गार्ड एक्ट हो गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट हो गया, इन सबको इसके अंदर अलग रखा गया है। और स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर 1952 एक्ट जो है, 540 स्पेशल जज अपॉइंट किया जाएगा, तो उसको स्पेशल जज माना जाता है। यहाँ पे अपील एंड रिवीजन, तो जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको बताया अपने प्रीवियस सेशंस में कि ये जो ट्रायल है ये सेशन कोर्ट में चलता है, अर्थात कि जो हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय हैं वो सेशन कोर्ट के जज साहब होते हैं, चाहे वो एडिशनल सेशन जज हो, सेशन जज हो, उनको ही इसके अंदर अपॉइंट किया जाता है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, और ऐसा आप सभी आई थिंक जानते भी होंगे। और जैसा कि हमने देखा है कि सेशन कोर्ट के किसी भी फैसले की या किसी भी ऑर्डर को अगर हमें चैलेंज करना है, या फिर अपील में जाना है, रिवीजन में जाना है, रिव्यू में जाना है, तो रिव्यू तो सेम कोर्ट में लगता है, तो रिवीजन में यदि जाना है या अपील में जाना है, तो उसके लिए हमें हाई कोर्ट अप्रोच करना होगा उस व्यक्ति को जिसके ऊपर ये ऑफेंस के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। आई थिंक आप सब समझे होंगे ये बात कि यदि सेशन कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को हम चैलेंज करते तो वो हाई कोर्ट करते हैं, तो जिसकी जो पावर्स है वो हाई कोर्ट के पास आ जाती है, और हाई कोर्ट के पास जो पावर है एज पर सीआरपीसी है। क्या इसके बाद हम देखेंगे कि जो सेक्शन 29A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का वो यह बताता है कि जो रूल्स बनाने की पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बच्चू बाबूजी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बच्चू जी, हेलो, हाँ सॉरी, बुज्जी बाबूजी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं सर, नहीं सुना रहे। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ बोलो। आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं आ रही। तो माइक ऑफ कर दो, आएगी आवाज। अच्छी बात है। नेशनल नमकीन अभी उस दिन आप अपना माइक बंद करें जी, धन्यवाद। राजू भाई, जो नई नमकीन आई उसी को दे दे। तो ऐसा इसके अंदर बताया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल्स हैं जो
बनाने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस दिन से ये एक्ट इन फोर्स हुआ, इसको एक लागू मैजिक- किया गया, जो इससे मैजिक पिछले बिस्किट। एक्ट थे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952, ये सबको हटा दिया गया और इसे लागू कर दिया गया। इसी के साथ मैं अपने सभी साथियों को ये बताना चाहूंगा कि वो ये जो हमारा एक्ट ब्लू है, कलर वाला। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऊपर आज ही हमारा आखिरी वेबिनार था, और कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि कोई और लीगल व्यू है या लीगल पॉइंट है, उसके ऊपर भी हम कल चर्चा करेंगे और आज भी चर्चा करेंगे। तो अभी मैं आप अपने सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप अपने सवाल पूछें।